गुड आफ्टरनून बच्चों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथमेटिक्स की क्लासेस में। लास्ट सन पर हम लोगों ने सर्किल ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था। आज हम लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था, कि प्रीवियस ईयर में आई हुई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है और उसके बाद में वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक विल बी पैराबोला। तो बेसिकली बेटा, जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर ऑब्जर्व किए हैं उससे मैंने ये पाया हुआ है कि सर्किल के हम लोगों के सामने 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो हर ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम। और इनके सोल्यूशन के बारे में सीखेंगे कि इनको किस तरीके से फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए जरा फटाफट पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्या है पहली प्रॉब्लम हम लोग के सामने? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज देखो बेटा, पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? इस प्रॉब्लम को मैं जरा ऊपर ले आता हूं। First problem is given. Consider the following for the next two items that follows. पहला दिया, a circle is passing through the points 5, -8, -2, 9 and 2, 1। देखो भाई, इसमें क्या दिया हुआ है? एक सर्किल जो है वो आपका a circle is passing through the point 5, -8। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट बना लीजिए इसके ऊपर। एक पॉइंट हो गया 5, -8। दिस इज पॉइंट P। दिस इज 5, -8। दूसरा पॉइंट Q है -2, 9 और तीसरा पॉइंट है 2, 1। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है बच्चों? हम लोगों को देखना है कि इसमें ये व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब हम लोगों को सेंटर के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने। मान लो सेंटर यहाँ बेटा ये O लिखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो इन ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे 1 बाई 1 हम लोग डिस्टेंस निकालें। और अगर आपको पता है कि अगर इसको मैं ज्वाइन करूं, यहां से इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं और इसको इससे ज्वाइन करूं, तो तीनों ही कंडीशन में जो वैल्यूज मिलेंगी वो सारी वैल्यूज सेम होंगी। मतलब OP इक्वल्स टू OQ इज इक्वल टू OR। तो हम लोग कह देंगे कि भाई ये जो है वो आपका सेंटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो लेकिन ये भी बड़ा टीडियस काम है। मान लो एक नहीं आया तो फिर दूसरे से निकालना पड़ेगा, तीसरे से निकालना पड़ेगा, 4 से निकालना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये रहता है कि आप लोग इसको फटाफट क्या करें, सॉल्व कर लें।
कैसे किया जाए इसका मैंने तरीका बताया था आप लोगों को कि बेटर ये रहेगा कि आप क्यू आर जो है ये इसको ऐसे मिला दीजिए। अब क्यू आर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और पी क्यू लाइन मिलाने पर इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, वो पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग इस लाइन की इक्वेशन को निकालें। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के बेटा क्या हो जाएगा, पहले इसका मिड पॉइंट निकालो। तो ये मिड पॉइंट कितना होगा जरा देखो, ये मिड पॉइंट हो जाएगा 2 + 2 माने 0, 9 और 10 माने 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसकी स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ आर पी, स्लोप ऑफ आर क्यू बच्चों ये हो जाएगी 9 - 1 8 -2 -2 -4 मतलब -2 आ जाएगी। तो इस लाइन की जो बेटा ये लाइन है इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। जरा ये फटाफट इक्वेशन देखते हैं कैसे इक्वेशन निकाली जाए। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो भाई इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू आर क्यू मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू। तो आप कहोगे y - y1 इक्वल्स टू 1/2 x - 0। फाइनली कितनी आ जाएगी, x - 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू कितना बेटा देखो यहाँ पर, और ये पॉइंट ये जो है तुम्हारा इसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो ये जो पॉइंट है आपका, जरा देखिए इसमें यहां पर जो पॉइंट पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो -2 + 5 दिस इज 3, तो ये 3/2 हो जाएगा, और -8 + 9 ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्लोप कितनी होगी, तो स्लोप ऑफ पी क्यू जो है एम ऑफ पी क्यू, तो आप क्या कहोगे -8 -9 मतलब ये हो जाएगा -17 और 5 + 2 7। ठीक है, तो -17/7 आ जाएगी। तो देयर फोर इक्वेशन और स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी, तो आप बोलोगे 7/17। क्यों, क्योंकि m1 × m2 की वैल्यू -1 के बराबर होती है। ठीक है, आइए जरा देखिए फिर इसमें क्या हो रहा है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो क्या आ जाएगा y - y1 इक्वल टू 7/17 x - x1। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 2y - 1/2 इज इक्वल टू 7/17 2x - 3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 17 2 ज़ा 34 y - 17 इक्वल्स टू 14x - 21। ये कितना आ जाएगा भाई, ये जाएगा 14x - 34y, और ये जरा जोड़िए इसमें 17 ऐड हो जाएगा 21 में -21, तो ये आ जाएगा +-4 इक्वल्स टू 0। मेरे सामने क्या हो गया बेटा, दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन तुम्हारी ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन है 14x - 34y इक्वल्स टू 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट विल वी डू, देयर इज वन मेथड कि इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी है, 2y - 10 यहाँ रखिए, तो 14 x की वैल्यू रख दी 2y - 10 - 34y इक्वल्स टू 4। ये कितना आ जाएगा भाई, 14 2 ज़ा ये हो जाएगा 28, 28y - 140 - 34y इक्वल्स टू 4। ये कितना आ जाएगा भाई, -6y इक्वल्स टू 144। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -6×2 = 12, 2 बचा 6 × 24 -24। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया -24। जरा ऑप्शन देखिए बेटा इसमें, इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, कोई -24 ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को कि सी ऑप्शन जो है उसमें -24 पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो 100% समझ लीजिए कि ये सही ही होगा। ठीक है, तो जरा मैं कलर चेंज कर लूं,
ये हो गया आपका, दिस इज वन। तो -24 कॉमा -58 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर अगर देखो बेटा इसमें कि सेकंड ऑप्शन कैसे निकलेगा। आपके सामने क्या दिया हुआ, आपके सामने दिया था x -2y प्लस 10 इक्वल टू 0 दिया था। अब हमने क्या किया बेटा, x की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, x की -24 हो गया, रखो -24 -2y प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो भाई यहां पर x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू निकाली बेटा 24, ये मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है। -24 y निकला ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, वो चेक कर लो जरा सा। यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, -24 रख दीजिए, नहीं x की वैल्यू निकालनी है, -2y मतलब ये 24 टू द 48 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -58। तो -58 कॉमा -24 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या तरीका अपनाना है। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये एनडीए सेकेंड 2021 में क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। r की वैल्यू लेस देन 10 है, r की वैल्यू 10 और 30 के बीच में है, r की वैल्यू 30 और 60 के बीच में है, या r इज मोर देन 60 है। तो देखो भाई आपने क्या निकाला, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में सेंटर जो है ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। बेटा ये सर्किल दिया हुआ था और इसमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं, सेंटर के -58 कॉमा -24, ठीक है। और किस किस पॉइंट से पास हो रहा था, जो पॉइंट पास हो रहे थे वो -2,1 ले लेते हैं, वो 2,1 एक पॉइंट दिया हुआ है, तो 2,1 एक पॉइंट हो गया। बेटा डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √-60 का होल स्क्वायर प्लस -25 का होल स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा 3600 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 25 का स्क्वायर हो गया 625, तो कितना आ जाएगा भैया 25 4225। तो आप देख रहे हो बेटा ये जो वैल्यू आ रही है डी की वैल्यू, मतलब ये जो रेडियस के बराबर होगी, आप देख रहे हो कि आर जो है वो मोर देन 60 है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, मोर देन 60। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना बेटा आपको। नेक्स्ट देखिए था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर, ये एनडीए सेकंड 2021 का प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है। आपसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट बिलो। कह रहा था इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इतना, ठीक है। तो भाई फटाफट क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल फ्रेम करते हैं और ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है जिनके बारे में इक्वेशन दी हुई है उसको यहां पर हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। देखो भाई इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। तो साइड ए बी की जो इक्वेशन दी हुई है वो x-2 बराबर 0 दी है। साइड बी सी की इक्वेशन क्या दी हुई है,
y प्लस 1 बराबर 0 दी है, और साइड ए की इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो सिंपली x बराबर 2 यहां रख दीजिए, तो x तो 2 होगा ही होगा पक्का। y निकालो यहां पर, जैसे 2 रखा तो 2 माइनस 4 इज माइनस 2, उधर जाने पे प्लस 2, y बराबर 1 आ जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 2, 1। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो कहोगे 2, माइनस 1, क्योंकि x बराबर 2 है और y बराबर माइनस 1 है। बेटा इसमें क्या होगा, y की वैल्यू माइनस 1 होगी। जब y की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 6, माइनस 1 पॉइंट आ गया। अभी क्या करना है, we need to find the what is the equation of the altitude through B on AC। बट बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इसका नाम है C, BC। तो हमें क्या करना है, we need to find the equation of the altitude। तो ठीक है बेटा, देखो इस लाइन की स्लोप कितनी जरा बताओ। इस लाइन की स्लोप है -1/2। तो स्लोप इसकी क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। और आपको पता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अल्टीट्यूड इक्वेशन क्या होगी, अल्टीट्यूड इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट बी हु स्लोप इज 2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये कितना आ जाएगा, y प्लस 1 बराबर 2x माइनस 4। तो 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। क्या कोई इक्वेशन दी हुई है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये, वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। फिर बेटा आपसे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें देखो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालें, इसको हम लोग पिछले जो तरीका था उससे भी सॉल्व कर चुके हैं। और एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप लोग कि सर्कम सेंटर का मतलब यहाँ पर हमने मान लिया कि अल्फा बीटा जो है उसके कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या होगा कि डिस्टेंस ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर जो है वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा। तो हम लोग क्या करें, पेयर बना लें और पेयर में ओ ए ओ बी और ओ सी की वैल्यूज को हम लोग देख लें और उसके हिसाब से हम लोग जान लें कि भाई अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या क्या है। तो क्या किया जाए, इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं ओ ए निकाल रहे हैं। तो ओ ए कितना आ जाएगा, तो कहोगे इनका स्क्वायर कर दीजिए साथ में, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा अल्फा -1 का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा -2 होगा, ये अल्फा -2 का होल स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या होगा, तीसरी वैल्यू क्या है ओसी के लिए, अल्फा -6 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन लोगों का कंपैरिजन कर दे रहा हूं। ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बीटा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, -4 अल्फा से -4 अल्फा कैंसिल, और ये तुम्हारा आ जाएगा 4 बीटा
इक्वल्स टू 4 और 1 5 हो गया, ये 1 1 कैंसिल कर दो, 1 1 कैंसिल हो गया और 4 4 भी कैंसिल हो गया। अरे वाह, तो 4 बीटा कितना आ गया 0, मतलब बीटा की वैल्यू आ गई 0। तो इससे एक हमें फायदा तो मिल ही गया भाई कि बीटा की वैल्यू 0 का मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में भी करेक्ट। अब जरा देखिए कि बीटा की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो इनको सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको और इसको ले ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 रख के सॉल्व कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे सामने, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा। बीटा जब 0 रख दी तो बीट 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 अल्फा, और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे भाई, क्योंकि बीटा जो 0 रखा मैंने, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 12 8 अल्फा इज इक्वल टू 36 में से 4 गया 32, तो अल्फा बराबर आ गया 4। तो ये इसने प्रूव कर दिया कि 58 का आंसर नंबर ए जो है वो सही है। 58 आंसर नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात आपको? 58 का आंसर कौन सही बेटा? 58 का आंसर ए सही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें? अच्छा, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 56 कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये तो आप बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। आप क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इसको मैंने कहा था इस तरीके से लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 15/4 बराबर 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा जरा देखो, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा x के कोफिशिएंट का हाफ विद साइन चेंज, तो 5/2, y के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज -3/2। तो रेडियस कितनी होती है, सेंटर के जो कोफिशिएंट निकले कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम कर लीजिए, तो 25/4 प्लस 9/4, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 15/4 और माइनस भी हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई आपका, देखिए जरा सा, तो ये हो जाएगा 25 और 15 40 और 49 माने 7/2 यूनिट्स जो होगी वो इसकी रेडियस होगी। तो 7/2 का मतलब 3.5, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इज द, देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3.5 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इतना इतना इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ये भी। हाँ, क्वेश्चन बेटा लिखा है कि इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the line x plus 2 बराबर 0, y plus 2 बराबर 0 and kx plus y plus 2 बराबर 0 is -1,1। ठीक है, क्या किया जाए भाई इसको, थोड़ा मैं क्वेश्चन से लिख दे रहा हूँ इस जगह पर। हाँ, देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x plus 2 बराबर 0, y plus 2 बराबर 0 and kx plus y plus 2 बराबर 0 is -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। क्या करना चाहिए भाई, देखिए इस क्वेश्चन के लिए तरीका ये है,
बेटा पहले लाइन की इक्वेशन क्या लिखिए, x प्लस 2 बराबर 0, दूसरी y प्लस 2 बराबर 0, और तीसरी है kx प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट मान लो ए है, इसके कोऑर्डिनेट -2, -2 हो जाएंगे, पक्का ना। इसमें x बराबर -2 रख दीजिए, तो जैसे ही -2 इसमें आप रखेंगे तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, x तो -2 हो गया, y यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू आ जाएगी -2, और ये जब यहाँ पे माइनस के एक्स मतलब -2k हो जाएगा तो +2k आ गया, तो आ जाएगा 2k -2। यहाँ कितना आएगा भाई, y बराबर -2 रख दीजिए, आपने -2 रखा है यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0। ठीक है ना, एम आई क्लियर भाई, y बराबर -2 रखा है यहाँ पे, -2 + 2 तो ये -2 + 2 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा। अब जरा देखिए इसका सरकम सेंटर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सरकम सेंटर जो है वो -1, -1 दिया है, और आपको पता है अगर इस सरकम सेंटर को हम लोग O मान लें तो बच्चों OA बराबर OB बराबर OC होगा, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जरा देखो कहीं कैसे निकाला जाए इसमें, तो ऐसा करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो यहाँ से OC निकाल लो और OB, और दोनों को इक्वेट कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो पहले देखो बेटा OA कौन सा निकाल ले रहे हैं हम, OB और OC ले रहे हैं, जरा ले लो भाई, तो -1 + 2 माने 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर तुम्हारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 2k -2 + 1 माने 2k -1, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 -1 माने 1 हो जाएगा, और -1 + 2 1 आ जाएगा, तो 1 कैंसिल हो गया, तो 2k -1 बराबर 1 आ गया, और 2k -1 बराबर -1 हो गया, ठीक है। तो बेटा की वैल्यू कितनी आ गई, k बराबर 1 आ जाएगी इससे, और k बराबर 0 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि इसमें k बराबर 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर जैसे ही आप k की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको लाइन मिल जाएगी y + 2 बराबर 0, जो कि ऑलरेडी दी हुई है, तो इसका मतलब k बराबर 1 इज द एक्सेप्टेबल आंसर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 51। आपसे कह रहा था सेंटर ऑफ द सर्किल इज, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसका राइट हैंड जो वो दिया हुआ है साइड, वो 0 के बराबर दी हुई है, तो आपको शायद ध्यान होगा मैंने कहा था एक डायमेट्रिक फॉर्म होती है सर्किल की। डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, उसमें कहा था कि x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0 is the equation of the circle when end points of diameters are given x1 x2 x1 y1 and x2 y2। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ये किस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सिंपली कहोगे कि भाई एक सर्किल ऐसा बना हुआ है, और सर्किल का जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है वो क्या है, तो आप कहोगे पहला हो गया 2a, 2c, और दूसरा होगा तुम्हारा 2b, 2d। तो सेंटर क्या होता है बेटा, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो 2a + 2b को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 2a + 2b इसका आधा माने a + b, और 2c में 2c जोड़ो अपॉन 2 माने c + g। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला बेटा, तो सेंटर इज a + b, c + g। This question can also be solved by opening the bracket and comparing the equation with a standard equation, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, और उससे भी आप निकाल सकते हैं। जरा देखिए
इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी, ये जाएगा -2x आएगा और -2bx आएगा, आएगा ना। ठीक है, फिर कितना आएगा, प्लस -2c/y आएगा, -2dy आएगा, प्लस 4ab आएगा, प्लस 4cd आएगा। अब देखो ये बेटा एक्स का कोफिशिएंट यही है, तो इसका साइन बदल के हाफ कर देना होता है। देखो क्या आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, a प्लस बी। देखो a प्लस बी का हाफ कितना हो जाएगा, -2a प्लस बी का हाफ, a प्लस बी, और साइन बदल दोगे तो a प्लस बी, तो a प्लस बी और c प्लस d इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एनडीए 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए यूनिट सर्कल व्हिच सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। दो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ये एनडीए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब बच्चों क्या हो गया, एक सर्किल ऐसा है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है, वो 1 यूनिट के बराबर दी हुई है। ठीक है, आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि सबटेंड एंड एंगल थीटा एट द सेंटर। ठीक है भाई, एक ये बन गया और दूसरा आपका मान लीजिए ये बन गया। ठीक है, इसका नाम दे दे रहे हैं ओ ए बी। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए यूनिट सर्किल विच सबटेंड एन एंगल थीटा। ये देखो भाई थीटा एंगल बना रहा है, ये कितना है बेटा 1, ये 1 है, रेडियस ऑफ द सर्किल बराबर है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालिए, मतलब वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। क्या करना चाहिए भाई, तो जरा देखो इसको मैंने यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो पहली बात होता है कि मिड पॉइंट मिलता है, और दूसरी बात ये होती है कि ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्यों, रीजन बिहाइंड इट की ट्रायंगल ओ ए डी और ओ बी डी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, θ/2 हो जाएगा। अच्छा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, साइन θ/2 हो जाएगा। बोले ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, साइन θ/2। परपेंडिकुलर का मतलब एडी, तो सिंस एडी बराबर कितना आ गया, साइन θ/2, तो क्या इंप्लाई करेगा, ए बी जो है वो बच्चों 2AD के बराबर है। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2AD मतलब साइन θ/2। तो जरा देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बच्चों अगर समझ में ना आए तो जरूर बिना किसी संकोच के पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिखना, और उसके बाद में आपको जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक है, अब देखो जरा सा अगला क्वेश्चन जो है बेटा 52, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर देखेंगे। ये कह रहा है कि ये सर्किल इज ड्रॉन on the chord of a circle x square plus y square बराबर a square as diameter। ठीक है, the chord lies on the line x plus y बराबर है, what is the equation of the circle। देखो मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि सबसे पहले तुम्हारा एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, इसको जरा सा मैं बना दूं।
बच्चों ये सर्किल कौन सा बन गया आपका? ये सर्किल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे लाई करता है और जिसकी रेडियस ए है। अब क्या कह रहा है, ए सर्किल इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, द कॉर्ड लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई बराबर ए। अच्छा जरा इसमें जरा ध्यान से देखो बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर ए का मतलब क्या होगा, जरा देखो ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा जीरो है क्योंकि रेडियस ए है। ये पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा ए। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, माइनस ए कॉमा जीरो। और ये पॉइंट क्या बच्चों, जीरो कॉमा माइनस ए। अच्छा जब यहाँ पे x बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई बराबर ए लाइन दी बेटे, जरा x बराबर जीरो रखो तो y कितना आ जाएगा, a आ जाएगा ना। जब y जीरो रखो तो x बराबर a आ जाएगा। इसका मतलब कॉर्ड कोई दूसरी नहीं है, वो कॉर्ड यही है आपकी, देखिए ये मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, या भी कॉर्ड बन गई। तो इसका नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे ए नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम हमें बी दे दे रहे हैं। अब करना क्या है, इसको डायमीटर मान के एक सर्किल बनाया जा रहा है, यूं ऐसे देखो बनाया गया ऐसे, ये सर्किल बना दिया गया। थोड़ी सर्किल की गोलाई पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ बेटा भावना समझोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको एकदम। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज ए बी, इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ डायमीटर ए बी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सीधे, अब डायमीटर है बेटा, इसका मतलब उसके एंड पॉइंट दिए, क्या क्या दिए हुए, ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा। फार्मूला क्या होता है याद है ना, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो, वाई माइनस ए बराबर जीरो। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर जीरो। ब्यूटीफुल बना लो बेटा इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई बराबर जीरो। दिस इज द required equation of the circle. From the given options we can see कि B option is the correct option। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनडीए के एग्जामिनेशन में ये मैंने आपके सामने 2019, 2020 और 2021 की प्रॉब्लम डिस्कस करी जो सर्किल से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी गई थी। आप ये क्वेश्चन को देख के बताइए कि क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन का लेवल समझ में आया, क्या एनडीए के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोग सॉल्व करने में कैपेबल हैं? क्या आपको जो सर्किल चैप्टर मैंने आपको फ्रॉम द बिगनिंग डिस्कस किया आपको कैसा लगा, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उससे क्या होता है कि टीचर का मनोबल बढ़ता है कि आपने कुछ सीखा। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर हुज नेम इज द पैराबोला। तो पैराबोला स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस some important facts about the conic section which will be help in to recognize the conic sections। बेसिकली इसमें हम लोग बात करेंगे एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्स। ठीक है, तो जरा देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ कॉनिक सेक्शन। बच्चों कॉनिक सेक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग ये सीख लें कि भाई कॉनिक सेक्शन क्या है। आप लोगों ने एक डबल नैप्ड कोन देखा होगा ना, डबल नैप्ड का मतलब जैसे तुम लोग आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में क्या होता है, वो एक कोन होता है ना। तो कोन कैसा है कि जिसके दो सिरे हैं, मतलब एक कोन के पीछे
दूसरा कोण चिपका दिया गया। तो जब उसको किसी प्लेन माने एक आरी से काटा जाए, तो आरी से काटे जाने के ऊपर जैसा कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनते हैं, उन्हीं शेप्स को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, कॉनिक सेक्शन कहेंगे। तो आइए एक मैं फिगर आपको आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, जो कि आपकी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन की कॉनिक सेक्शन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम एक फिगर देखते हैं फटाफट। देखिए भाई, आपके सामने मैंने एक पिक्चर शो करी हुई है। इस पिक्चर में बेटा क्या हो रहा है, आप देखो कि ये आपके डबल नैप्ड कोन है, और एक ये जो ब्लू कलर से आपको स्लेटी कलर बोल दीजिए इसको, एक प्लेन है, इसको हम समझ सकते हैं आरी है। तो जब बेटा हम इसको कोन को कट करेंगे, तो जब कोन कटने के बाद में जो हिस्सा बचेगा, तो जरा पहली फिगर में देखो जो हिस्सा बच रहा है वो कुछ इस शेप का बचा है। देखो ये शेप जो बना हुआ है, ये देखो। तो बच्चों ये जो शेप बना हुआ है आपके सामने, ये कहलाता है पैराबोला। क्या कहलाएगा? पैराबोला। जब अगर आप मान लीजिए एकदम स्ट्रेट कट कर रहे हैं, जैसे सिंपल ऐसे कट कर दीजिए, तो कट करने पे शेप क्या मिलेगा आपको? शेप मिलेगा आपको इस तरीके का। और ये क्या हो रहा है? ये एक सर्किल बन रहा है। देखो ऊपर भी कैसे बना है बेटा, अगर आप कोन देखते हो तो कैसा बनता है, एक गोला ही तो बनता है, ये तरीके का, इस तरीके का राउंड शेप, तो सर्किल बन रहा है। अगर ये जो आपकी आरी थी, इसको थोड़ा सा कोई एंगल बना लीजिए इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो फिगर बन के आएगी वो इस टाइप की फिगर बन के आएगी। और ये जो फिगर बनी हुई है इज नोन एज एलिप्स। और बेटा अगर हम लोग सीधे सीधे कट कर दे रहे हैं, तो हमारे सामने कुछ इस टाइप की फिगर बन के आएगी, और ये फिगर कहलाती है आपकी हाइपरबोला। बच्चों एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को, कि अगर ये चीज जो है वो बीच एकदम ऐसे कट कर देते, यूं पेन उठाते और इसको हम आपको बना के दिखा रहे हैं, मान लीजिए हम इसको ऐसे कट कर देते यूं, तो इसके कट करने से बेटा क्या होता है, जो इसका शेप सामने आता है, तो सामने शेप कैसा आता है तुम्हारा, तो सामने जो शेप दिखाई पड़ता है वो आपको कुछ इस टाइप का शेप दिखाई पड़ता है। ये आता और फिर इधर से आता, तो ये जो शेप बना क्रॉस शेप बनता, इस शेप को बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई जितने भी कॉनिक सेक्शन है, लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब बेटा क्या है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ अ डबल नैप्ड कोन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। भाई कॉनिक सेक्शन की एनालिटिकल डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी एनालिटिकल definition of the conic section। और बच्चों एक बात समझ लो कि जो एनालिटिकल डेफिनेशन है, इसकी हेल्प से आप लोग किसी कोन को डिस्क्राइब कर पाएंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको समझ पाएंगे, और उसको समझने के बाद में आपके जितने भी कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, जितने भी कॉनिक सेक्शन है उनको आप इजीली डिस्क्राइब और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अबाउट दी एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और फिर क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। यहां पर भाई हमने एक फिक्स पॉइंट बना दिया, ये
इसका नाम मैंने दे दिया एस, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अभी क्या होता है बेटा, अभी ये होने जा रहा है कि एक कोई मूविंग पॉइंट है, मान लो पॉइंट पी है, ये मूविंग पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जो इस प्लेन, मतलब जिसमें आपका ये बोर्ड बना हुआ है, इस प्लेन में कोई पॉइंट पी है। अभी क्या हो रहा है, ये पॉइंट पी का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके का है कि पी एस और पी एम, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलते हैं ई। देखो भाई, तो ये जो बेटा यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया आज फोकस ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन तुम्हारे सामने बनी हुई है, इस फिक्स स्ट्रेट, यहाँ पर नाम जड दे रहे हैं, इसका नाम दिया गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और जो तुम्हारा यहाँ पर जो कांस्टेंट रेशियो है ई, जिसको इसे नोट किया था, इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन आपने समझ में आया। ये क्या कहती है कि कॉनिक सेक्शन एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो किसी प्लेन में इस तरीके से मूव करेगा कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब मूवमेंट ऐसा होगा कि वो इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही बना रहे। तो बात ये आती है कि भाई फिर पता कैसे चलेगा, जो सब में हो रहा होगा, तो हाउ कैन बी डिसाइड कि विच कॉनिक सेक्शन विल बी ऑब्टेन्ड। तो इसका तरीका बेटा ये है कि अगर मान लीजिए कभी भी ई की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक कॉनिक सेक्शन जो होगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। आप देख सकते हो इसमें कि अगर ये पी एम जीरो हो जाए, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है वो इसी पे लाई करने लगेगा, तो ये इसका लोकस क्या बनेगा, वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। दूसरा बेटा, अगर ई की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो हमेशा एक सर्किल फॉर्म करता है कॉनिक सेक्शन। ई की वैल्यू वन हो जाए तो वो पैराबोला होता है। अगर ई की वैल्यू एक से छोटी हो जाए तो इट विल बी एन एलिप्स, और अगर ई की वैल्यू मोर देन वन हो जाए तो इट विल बी अ हाइपरबोला। ठीक है, ये रिजल्ट बेटा आप लोग ध्यान रहेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको अगर आप लोग ध्यान कर लीजिए। ये मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। बॉक्स इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मैं इसको इधर हल्का सा शिफ्ट कर दे रहा हूं जिससे तुम लोगों को पूरा ये दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, तो ई की वैल्यू अगर इन्फिनिटिव, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ई की वैल्यू जीरो, सर्किल, ई की वैल्यू वन, मतलब पैराबोला, ई की वैल्यू लेस देन वन, क्या हो गया, एक इलिप्स हो गया, और अगर ई की वैल्यू एक से बड़ी है तो इट विल बी अ हाइपरबोला। तो जो बेटा इसमें पहली जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या है, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक क्वेश्चन ले लूं, मैं आपसे कहूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन whose focus is at 2 comma 3, directrix is the straight line x plus y plus 1 equals to 0 and eccentricity is equal to under root 3। आपसे कहा जा रहा है कि आल्सो नेम द कॉनिक सेक्शन। भाई इस कॉनिक का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले देखो बेटा रूट थ्री लिखा हुआ है, रूट थ्री वैल्यू जो है मोर देन वन है, तो ये हो जाएगा एक
हाइपरबोला। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, फोकस दिया है, डेट इज इक्वेशन क्या दी भाई, डेट इज इक्वेशन दी है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। फोकस क्या दिया भाई, फोकस दिया 2,3। ये मूविंग पॉइंट P हो गया, x वाई, इसको m नाम दे दीजिए। तो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि PS अपॉन PM बराबर E होता है, मतलब PS बराबर E PM हो गया। तो PS का मतलब क्या हुआ बेटा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई। ई कितना दिया बेटा, √3। अच्छा, PM का मतलब क्या हो गया, x y से इस लाइन पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो कह रहा है कि आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा x, PM हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन का मॉड अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 1। ठीक है, नाउ व्हाट विल वी डू, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिंपली स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने पे आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई, जरा सॉल्व करो उसको। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 4 और 9 13 आ जाएगा, इसमें 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल्स टू 3 टाइम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x। ठीक है, और जरा सॉल्व कर लो इसको अच्छे से। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2 प्लस 4y प्लस 4x। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 12x प्लस 16y, और फाइनली कितना आ गया यहाँ पर 26 और 2 माइनस 24 बराबर 0। तो बेटा हमेशा इक्वेशन को लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, माने यहाँ पर 6xy बाद यहाँ पे आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16y माइनस 24 बराबर 0। बेटा ये जो इक्वेशन बनी हुई है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। बेटा जो इक्वेशन होती है तुम्हारी हाइपरबोला की या कोई भी कॉनिक सेक्शन होता है, तो ध्यान रखो बेटा हमेशा उसकी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं अबाउट दी पैराबोला, और उसी पर हम लोगों का फोकस यहां पर है। भाई पैराबोला क्या है, तो आप कहोगे पैराबोला एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो पैराबोला अ कॉनिक सेक्शन हुज इसेंट्रिसिटी इज 1। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो दो चीजें होती हैं बच्चों,
एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक होती है जनरल इक्वेशन। जनरली मैंने कहा कि भाई एक पैराबोला है, तो पैराबोला कैसा भी हो सकता है, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड बात करेंगे तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी फिर इफ एंड बट नहीं है। तो बेसिकली हम लोग चार तरीके की स्टैंडर्ड पैराबोलास को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और उसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो अभी तक मैंने एनडीए की प्रॉब्लम्स देखी हुई है पैराबोला से, तो वो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स नहीं है बच्चों, सिंपल एकदम पैराबोला की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी होगी और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी तक पूछी गई है। तो हम लोग उसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम लोग इतना पढ़ लें कि क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है भाई, कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है देखो जरा था। तो पहली बटा इक्वेशन तुम्हारी है उस पैराबोला की जिसकी फिगर आपके सामने बनने जा रही है। ये बेटा पैराबोला जो तुम्हारे सामने बनने वाला है, ये वो पैराबोला है जो इस शेप का होगा। और इस पैराबोला बेटा बोलते हैं हम लोग राइट हैंड ओपन पैराबोला। ठीक है, इसी खास बात क्या होती है बेटा, इसकी जो फोकस होती है वो a कॉमा जीरो पे लाई करती है और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x बराबर माइनस a पे लाती है और ये कहलाता है इसका वर्टेक्स। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि ये सब डेफिनेशन तो आपने सर ने पहले बताई नहीं थी। तो एकदम आप सही कह रहे हैं। तो हम लोग 2 मिनट लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताने के लिए। मैंने स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन मेरे जब मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने एक क्वेश्चन बताई उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं फटाफट जो है इसी कॉनिक सेक्शन पे आ जाता हूं। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दे रहा हूं आगे। देखो भाई, मैं यहां डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। इसमें क्या था भाई, आपने देखा था कि ये एक डायरेक्ट्रिक्स थी, यहाँ मूविंग पॉइंट था, यहाँ पे ये फोकस था। इतनी चीज सीख ली थी ना। ये एम हो गया था, ये पी मूविंग पॉइंट था, ये एस फोकस था। अभी आपने क्या देखा कि हम लोगों ने फोकस के बारे में सीख लिया था कि फोकस क्या होता है, दूसरा इसेंट्रिसिटी के बारे में सीख लिया था, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स के बारे में सीख लिया था। अब जरा देखो, एक हम ऐसी लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि फोकस से पास होने वाली है। ये देखो, फोकस से पास हो गई और ये लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों आपको अच्छा लगेगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये भाई कर्व है ना, पी मूविंग पॉइंट है, तो इसके मूवमेंट से क्या बनेगा, कर्व बनेगा। तो बना दो कर्व एक ऐसा बढ़िया सा। ये कर्व बन गया। तो ये जो कर्व आपके सामने बना हुआ है, इसने एक्सिस को जहां पर कट किया, ये कर्व, ये पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो भी बताइएगा।
कि सर आपको इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस करने जिससे हमें समझ में आए। अच्छा जरा देखो, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहां पर कोई भी ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और कर्व को कट कर रही है। तो ऐसी लाइन बेटा कहलाती है डबल ऑर्डिनेट। क्या कहलाती है? डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा अब तीसरी बात बेटा, क्या ये फोकस तुम्हारा दिया था? इस फोकस से कोई कॉर्ड ऐसे जाए, देखो ये जा रही है ऐसे, ये कर्व को कट कर रही है। तो ये जो तुम्हारी कॉर्ड सामने बन के आई है, दिस कॉर्ड इज नोन एज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड बच्चों क्या होती है? एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो, वो कहलाएगी आपकी फोकल कॉर्ड। अच्छा अब जरा देखो, कोई ऐसी कॉर्ड भी बेटा हो सकती है, इनमें कितनी कॉर्ड पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट कॉर्ड्स आर पॉसिबल फॉर अ कॉनिक सेक्शन। यहां पर देखो, तो बेटा एक कॉर्ड ऐसी भी तो हो सकती है कि ये ऐसे जा रही हो, जो ऐसे का मतलब फोकस से पास हो रही है और वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। मतलब कह सकते हैं ये डबल ऑर्डिनेट भी है जो फोकस से पास हो रही है। तो ऐसी डबल ऑर्डिनेट या ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो बच्चों, इस अगर ये लेटस रेक्टम एक लिखा हुआ है तो लेटस रेक्टम बोला जाएगा, और अगर ढेर सारे लेटस रेक्टम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्लूरल ऑफ द लेटस रेक्टम विल बी रेक्टा लेट्रा रेक्टा। ठीक है ना? तो अभी आपको समझ में आ गया कि भाई जो बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या है, ठीक है। और किसी पॉइंट से फोकस तक की जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। ठीक है। जैसे मान लो ये P लिखा हुआ बेटा पॉइंट तुम्हारा, और ये S है, तो PS इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो बेटा हम लोग पैराबोला पे आने जा रहे हैं। पैराबोला में क्या था? तो पैराबोला में ये था कि पैराबोला एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आपको मैंने बताया कि पैराबोला एक ऐसा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा, जिसकी फोकस a,0 पे होगी और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस ए होगी। तो इस पैराबोला की इक्वेशन बेटा क्या होगी? तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि एक P पॉइंट है x, y, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसको, तो PS बराबर क्या होता है? EPM होता है। तो PS का मतलब क्या होगा यहाँ पर? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट। बच्चों PM का मतलब कितना होगा? तो PM का मतलब होगा मॉड ऑफ x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमारी ये, तो x प्लस ए हो गया। स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर करना अंडर हट जाएगा और अंदर होल स्क्वायर खोल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये कितना आ जाएगा भाई? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ में आ गई बात? तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अच्छा अब इसमें जरा देखो, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं तुमको। नंबर 1 बात यह है कि आपने देख लिया कि वर्टेक्स पता है। वर्टेक्स क्या है? 0,0। फोकस क्या है? a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? तो x बराबर माइनस है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी एक्सिस क्या है, तो एक्सिस आप देख रहे हो कि जो x एक्सिस है वही इसकी एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी? तो कहोगे y बराबर 0 हो जाएगी। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई इसके फोकस पता है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं लेटस रेक्टम कितना है बेटे, तो आप कहोगे लेटस रेक्टम जो है 4a के बराबर होगा। अब आपके मन में आएगा अरे सर ये कैसे आ गया? तो आइए जरा बात करते हैं कि 4a कैसे आया, ये आपको समझने में अच्छा लगेगा। देखो बेटा, ये बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, इनको अगर सीखोगे तो मजा आएगी तुमको पढ़ने में भी और याद भी रहेगा तुमको अच्छे से।
देखो भाई इसमें क्या हो रहा है कि ये पैराबोला बना हुआ है और ये आपका क्या है, फोकस है। अच्छी बात है भाई, देखो ये फोकस बना हुआ है, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एस, ये पॉइंट पी है। आपने देखा कि फोकस के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है। मैंने ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है बेटा, है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके कोऑर्डिनेट जो है ए कॉमा वाई होंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वाई की कुछ और मान लो, ए कॉमा लैम्डा मान लिया हमने इस पॉइंट को। अच्छा जरा मुझे बताओ ये पॉइंट किस कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो यू विल से कि सर दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए। तो लैम्डा स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 4a स्क्वायर आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज प्लस माइनस 2a। तो लैम्डा तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब एक पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, ए कॉमा हो जाएगा ए कॉमा 2a, दूसरा हो गया ए कॉमा माइनस 2। तो यहां पे एक बात मैंने जान ली कि एंड्स पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ a parabola will be a कॉमा प्लस माइनस 2a, ठीक है ना। अच्छा जरा देखो बेटा एक बात, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये 2a है, तो नीचे भी तो 2a है, तो 2a कितना हो गया, 4a। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी होगी, तो आप कहोगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम विल बी 4a। अच्छा कोई आप लोगों में से बता सकता है कि जो ये आपके सामने लेंथ लिखी हुई है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दी हुई है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी इक्वेशन क्या है, बता पाओगे, यस। तो कहोगे द इक्वेशन ऑफ द लेटर सेक्टम विल बी y बराबर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बच्चों, ये बढ़िया समझ में आ गया आप लोगों को कि लेटर सेक्टम की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, उसके फोकस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म की, जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। और बच्चों ध्यान रखना कि जो a है वो हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा अब बताओ वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax का मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअली में 4a तो ऐसे लिख दो, यहाँ पे ले आओ माइनस एक्स। मतलब कहने का ये है कि जो पैराबोला सीधा बना हुआ था उसको सीधे सीधे 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दिया जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, वी विल हैव अ न्यू पैराबोला whose equation will be y square बराबर माइनस 4ax। तो देखो भाई क्या बनेगा इसमें पैराबोला, पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए बेटा इसमें मैंने एक पैराबोला ये बनाया, ये हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स वो एक्सिस हो गई, ये तुम्हारा हो गया वो, और ये तुम्हारी हो गई डायरेक्ट्रिक्स, और ये तुम्हारा हो गया पैराबोला, ठीक है। इसकी बेटा इक्वेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। अच्छा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि उस पैराबोला और इस पैराबोला डिफरेंस क्या है, तो क्या कह रहे हो, सिर्फ x जो है वो माइनस एक्स से चेंज हो गया। तो पहले बेटा फोकस क्या होता था, पहले फोकस होता था माइनस a कॉमा जीरो, अभी क्या हो जाएगा
माइनस ए कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स माइनस से रिप्लेस हो गया। दूसरा पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, तो आप उसमें क्या थी बेटा, एक्स बराबर माइनस ए थी, तो इसमें एक्स बराबर ए आ जाएगी। ठीक है। अच्छा दूसरा बेटा क्या होगा, एक बात तुम्हें पता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा एक पेन है, तो अगर इसकी लंबाई 2 मीटर है, बहुत बड़ा हो गया ना, लेकिन ठीक है समझ लो, मैं अगर इसको यहाँ पे रखूं 2 मीटर है, इसी पेन को उठा के मैं यहाँ रख दूं, 4 मीटर का हो जाएगा क्या, नहीं, मतलब शिफ्टिंग करने से लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसका मतलब लेटर सेक्टर जो पहले 4a था वो अब भी 4a रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा एक बात मैं पीछे भी बताना भूल गया हूँ, वो जरा देख लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आइए जरा ऊपर देख लेते हैं आपको बताने के लिए। फोकल डिस्टेंस का मतलब हो गया कोई पॉइंट बेटा यहाँ दिया हुआ है इस तरीके का, ये पॉइंट दिया है और हमें उस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस, ये फोकल डिस्टेंस है। तो इस पैराबोला के लिए जो फोकल डिस्टेंस होती है वो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए होती है। पूछो कैसे, देखो हमने ये पॉइंट हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस कहोगे आप लोग कि ये हो जाएगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट होगा ना, और वाई स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, इसमें देखो वाई स्क्वायर जो है वो 4x के बराबर है, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ax। ठीक है, अब ये बेटा हो गया, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab आ गया, तो ये फार्मूला किसका बन गया, ये हो गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, और अंडर रूट आपको ये भी पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कहो या मॉड ऑफ एक्स कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो ये बेटा कितना हो गया, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स प्लस ए। तो इससे आपने जान लिया कि जो फोकल डिस्टेंस होती है वो किसी भी पैराबोला जिसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax दी हुई हो, वो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए के बराबर होगी। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो हम लोग इस जो पैराबोला बात करने आ रहे हैं, इस पैराबोला की फोकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो कहोगे मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है, माइनस एक्स से। ठीक है। अच्छा अब बताओ, हम तुमसे पूछें कि एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम जो होंगे वो उसमें कितने थे बेटा, उसमें थे ए कॉमा प्लस माइनस 2a, तो यहाँ पर ए कैसे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस से, तो माइनस ए कॉमा प्लस माइनस 2a विल बी द लेट एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, माने ये जो एंड पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसकी दो जो रिमेनिंग फॉर्म है उसके बारे में, और उसके बाद में इसकी एक टेबल बना दी जाएगी, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म और डिस्कस कर लेंगे जिसमें शिफ्टिंग होती है, और उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं वो पैराबोला के हम लोग जो एनडीए में आए हुए हैं या नॉर्मल क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।